बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूं जहाँ अंधेरा है। आइए इसी उम्मीद के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल PKS ऑफिशियल में। इसके पिछले क्लासेस में हम सभी साइंस स्पेशल सीरीज का 39वां क्लास किए थे। यह क्लास टोटली RRB ALP पर फोकस किया गया है, जिससे आप अपनी ALP का एग्ज़ाम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। यह साइंस स्पेशल सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि RRB ALP टेक्नीशियन NTPC से रिलेटेड जितनी भी यहाँ क्लासेस होती हैं वह आप तक डेली मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित नहीं करता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए, किसी भी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न जो ऊष्मा होता है वो क्या होता है, वह होता है हीट इक्वल टू IR स्क्वायर T। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, इसके द्वारा निरूपित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, ये चालक में उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित नहीं करता है। यहाँ पर देखिए, तो H इक्वल टू IR स्क्वायर T ये निरूपित नहीं करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछा है कि कौन सा निरूपित नहीं करता है, उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी ये तीनों क्या है, ये सही सूत्र है, ये सही तीनों क्या होगा, निरूपित होता है ऊष्मा को ये उत्पन्न करने पे। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग को पता होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, इस बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा का नियम क्या कहलाता है, ये किसने दिया था, तो यह जूल ने दिया था। किसने दिया था, तो जूल ने दिया था, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, किसने दिया था, तो जूल ने दिया था। ठीक है, इतनी बात आप लोग को पता होनी ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धारावाहिक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है, डैश होता है, क्या होता है। ऑप्शन ए सिरों पर कम और केंद्र में अधिक। ऑप्शन बी सिरों पर अधिक और केंद्र में कम। ऑप्शन सी एक समान और अशून्य। ऑप्शन डी शून्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, किसी भी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान और अशून्य होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए कोई भी जैसे एक धारावाही परिनालिका के अंदर जो होता है, क्या होता है, मान लीजिए एक ये जो धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है, ऐसे करके धारा प्रवाहित होगी, कोई एक कॉइल है। ठीक है, चलिए हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर दिए, तो इसमें से जो धारा निकलेगी यहाँ से, ये धारा जो निकल रही है ये कहाँ से जाएगी, ये बाहर की तरफ जाएगी। ठीक है, इसमें जो धारा है किधर जाएगी, तो बाहर की तरफ जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये जो हो गया, यहाँ से क्या होगी, यहाँ से इन करेगा और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आउट होगा। ठीक है, तो फेरों की संख्या बढ़ाने पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। धारा की प्रबलता से अधिक होने पर चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है चुंबकीय फ्लक्स बटे सदिश क्षेत्र। इतनी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए, धारावाही परिनालिका के द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी होती है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। ठीक है, और परिनालिका की एकांक लंबाई के फेरों की संख्या, अगर ये फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए, इस फेरों की संख्या को बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रभाव है यह भी बढ़ जाएगा।
इतनी बात आप लोग को पता होनी चाहिए। और किसी भी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का जो एक समान और अशून्य होता है, इसके अंदर जो पूछा गया है ये क्या होता है, एक समान और अशून्य होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। वस्तु कहाँ स्थित होगी, ध्रुव और फोकस के मध्य, फोकस पर, वक्रता केंद्र से परे, ऑप्शन डी फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए चलिए ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए ये क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है, ये अवतल दर्पण है, ये हो गया इसका बीच में पोल, ठीक है, और यहां पे हो गया इसका फोकस, ठीक है, और यहां पर हो गया इसका सेंटर, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पर कोई ऐसे वस्तु रखा गया है, तो यहां से इसका जो फोकस जाएगा कहाँ जाएगा, इधर, और यहां से ये फोकस के सीधे होते हुए ये नीचे चला आएगा, ठीक है, इसके नीचे चला जाएगा। और दूसरा जब यहां से होगा तो ये कहां से निकलेगा, तो ये सेंटर और कर्वेचर से निकल के यहां पर जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो वस्तु का जो वक्रता केंद्र है, देखिए यहां पर क्या होगा, ये छोटा प्रतिबिंब निर्मित करेगा। तो वस्तु वक्रता केंद्र से परे है, यानी वक्रता केंद्र ये जो यहां पर दिया गया है इससे क्या है, परे होगा। तो इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, वक्रता केंद्र से परे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है। ऑप्शन ए हरित लवक, ऑप्शन बी अवर्णी लवक, ऑप्शन सी वर्ण लवक, ऑप्शन डी जीव द्रव्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, इसलिए कमेंट करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए जल्दी से आप लोग कमेंट करते रहिए। देखिए अवर्णी लवक पादप कोशिकाओं में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है। कौन, तो अवर्णी लवक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अवर्णी लवक को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, इसका इंग्लिश नाम है ल्यूकोप्लास्ट। ये रंगहीन एवं अनियमित आकार के होते हैं। कौन, अवर्णी लवक, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट अधिकांश पौधों के भूमिगत भागों में पाए जाते हैं, जो भूमि के अंदर होते हैं, ठीक है। और बड़े आकार में ल्यूकोप्लास्ट शर्करा को, यानी जो मंड होता है स्टार्च, इसमें परिवर्तित कर देते हैं। तो इतनी बात आप लोग को पता होनी ही चाहिए। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा और प्रतिबिंब क्या होगा। तो ये आपके ऑप्शन रहे, ये क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। देखिए रेलवे, एएलपी या टेक्नीशियन या एनटीपीसी, इन सभी में साइंस न्यूमेरिकल का प्रश्न हर शिफ्ट में 5 से 6 प्रश्न दिया ही रहता है, इसलिए आप सभी को न्यूमेरिकल भी करा रहे हैं ताकि एग्जाम में आप सभी को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए इसको कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए अवतल लेंस जो है यहाँ पर क्या दिया है, तो अवतल लेंस के लिए क्या दिया है यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो यू यानी क्या होता है, वस्तु दूरी, ये क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, कितना, तो 10 सेंटीमीटर, ये गिवन दैट है। यहाँ पर क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और फोकस कितना दिया है, देखिए यहाँ पर फोकस कितना दिया है, तो फोकस दिया है माइनस हो जाएगा, क्यों, ये अवतल लेंस है, तो 20 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर फोकस कितना दिया है, फोकस दूरी तो 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर लिख दिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो इसके ऊपर हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए इसको हम लोग करेंगे 1/v, यहाँ पर हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। और ये अंदर चल जाएगा क्योंकि हम लोग को वस्तु दूरी और फोकस दूरी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/-1/20
ठीक है, और -1/10, ठीक है। इसको जब हम लोग फाइंड करेंगे तो 1/v इक्वल टू क्या होगा, तो -1 - 2, ठीक है, बाई कितना 20, ये इतना आएगा। इसको जब हम लोग निकालेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा -20/3, ठीक है। ये इसका इतना सेंटीमीटर क्या आ गया, तो प्रतिबिंब दूरी आ गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा है उत्पन्न आवर्धन भी पूछा है। तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप लोग। तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू, यानी आवर्धन क्षमता इक्वल टू v/u। तो जब हम लोग इसको रखेंगे -20, चलिए यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर हम कर दे रहे हैं -20 कितना हो जाएगा 3 × 10, यानी हो जाएगा 2/3, ठीक है। यानी इसका जो फॉर्मूला निकल जाएगा, इसका आंसर निकलेगा देखिए 0.66, ठीक है। जब 2/3 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 0.66 इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 से कम और सीधा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारपीन के तेल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.47 और 1.52 है। कोई प्रकाश किरण तारपीन के तेल से कांच में गमन करती है तो तारपीन के तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक डैश होगा और किरण कांच के अभिलंब डैश झुकेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। यह भी न्यूमेरिकल है, इसको भी हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए पहले हम लोग लिख लेते हैं तारपीन का जो तेल है, ठीक है, तारपीन का जो तेल है, तारपीन का तेल का अपवर्तनांक कितना दिया है यहाँ पर 1.47, ठीक है। और कांच का देखिए, कांच का ये अपवर्तनांक कितना दिया है, तो कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.52, देखिए यहाँ पर दिया है 1.52। अब इसको हम लोग अपवर्तनांक क्या होता है, इसका सापेक्ष हम लोग कर देंगे, क्या करेंगे, तो 1.52 बाई 1.47, ठीक है। जब इसको हम लोग फाइंड करेंगे, जब डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 1.03 आएगा, ठीक है। तो यहाँ अपवर्तनांक 1.03 आया और किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है। किरण कहाँ झुकेगी, तो अभिलंब की ओर झुकेगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। इस तरह हम लोग फाइंड करेंगे। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश बड़ी वसा कोशिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। ऑप्शन ए पीत लवण, ऑप्शन बी अंतरस, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी अग्नाशयी रस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए जो बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है वह हो जाएगा पीत लवण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पीत लवण जो है यह बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे क्या होता है, एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। देखिए पित्त रस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए पित्त रस का स्राव रासायनिक उद्दीपनों से प्रभावित होता है और इन रासायनिक यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं, कोलेगोग कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कोलेगोग कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। पित्त रस जो होता है हरे पीले रंग का होता है। किस रंग का होता है, तो हरे पीले रंग का होता है। और कैसा होता है, तो यह क्या होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, तो यह क्षारीय होता है। क्षारीय पदार्थ है कौन सा, पित्त रस। पित्त रस वसा का क्या करता है, तो पाइसीकरण करता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जिससे एटिपसिन नामक एंजाइम वसा का अधिकतम पाचन कर सके, इसलिए पित्त रस का पाइसीकरण करता है, ठीक है। इतनी बात आप लोग को पता होनी ही चाहिए। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है। कथन 1 कांच, साबुन और कागज के विनिर्माण में। कथन 2 घरेलू परियोजनाओं के लिए शोध मार्जक के रूप में। कथन 3 खिलौने और सजावटी सामान बनाने में तथा सतह को चिकना करने के लिए। कथन 4 बेकिंग के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए।
देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने और सजावटी सामान बनाने तथा सतह जो होता है जैसे दीवालों पे उस जो खुरदरा दीवार होता है उसको चिकना बनाने के लिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी केवल तीन नंबर जो है ये ओनली 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट अर्थात जिप्सम को 120 डिग्री सी कितना, तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? गर्म किया जाता है। तो क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग दंत चिकित्सक में यानी दांत के चिकित्सा में, दीवारों को चिकना बनाने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर यूज करते हैं, सजावटी सामान जैसे मूर्तियां, खिलौने बनाने में ये सब का उपयोग किया जाता है। तो इतनी बात आप लोग को प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला स्वदेशी RT-PCR किट है जिसे ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण हेतु CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है? ये आपके ऑप्शन है इंडिकोओम, विनाकॉम, कोविन और शांति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये क्योंकि ट्रेंडिंग में ये क्वेश्चन चल रहा है इसलिए आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए, इंडिकोओम पहला स्वदेशी RT-PCR किट है जिसे ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षा हेतु CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, इंडिकोओम क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो इंडिकोओम एक बड़ी आबादी के लिए जीनोम अनुक्रमण पर ओमिक्रॉन वेरिएंट का त्वरित यानी जल्दी से क्विक और लागत प्रभावी पता लगाने में सक्षम बनाता है। तो इंडिकोओम ये आप लोग पता चल गया कि ये क्या है। ठीक है, ये एक RT-PCR किट है, स्वदेशी यानी अपने देश में बना हुआ है। इतनी बात आप लोग को पता होनी ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, पौधों में कायिक परिवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर बोला है, ये ध्यान में रखिएगा। आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं जल्दीबाजी में लेकिन देखते नहीं है कि क्वेश्चन क्या पूछा है। यहाँ सत्य नहीं है पूछा है। तो कथन देखिए, कथन एक क्या कह रहा है? बीज से उत्पन्न होने वाले पौधों की तुलना में इन पौधों में फूल और फल पहले आते हैं। ऑप्शन बी, पौधे जड़, तने और पत्तियों से उगाए जाते हैं। ऑप्शन सी, उत्पन्न पौधे मूल पौधों से आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं। कथन ऑप्शन डी, जो पौधे बीज पैदा करने की क्षमता खो चुके हैं उन्हें उगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, पौधों में कायिक परिवर्धन के बारे में, ठीक है, क्या होगा? सत्य कथन बताइए जल्दी से। इसका सत्य कथन क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, उत्पन्न पौधे मूल पौधों से आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। कायिक प्रवर्धन में पादप का कोई भी अंग या रूपांतरित भाग मातृ पादप से अलग होकर नया पादप बनता है। ठीक है, और कायिक प्रवर्धन मुख्यतः जड़ों, पत्ती व तनों द्वारा ही होता है। ठीक है, और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन से कलम लगाना, जैसे हम लोग कोई भी पेड़ को कलम लगाते हैं, जैसे गुलाब के पौधों को, नींबू के पौधों को, ये सब को कलम लगाते हैं। दूसरा क्या है? दाब लगाना, पैबंद लगाना, ये सब कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली रूप से कायिक परिवर्धन किया जाता है। तो इतनी बात आप लोग को पता होनी ही चाहिए। अगर आप क्लास अंत तक देख रहे हैं तो कमेंट में बताएं टॉप 10 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।